अब इधर फोकस करें, है ना। देखो लास्ट रूल जहां तक मुझे याद है, आई थिंक हम लोग यूज टू के रूल के बारे में बात कर रहे हैं, और यूज टू के रूलों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल हर इंसान को लगभग क्या है, एक ये तो मालूम है ना यूज टू कहां यूज किया जाता है भाई। यूज टू कहां यूज किया जाता है, यूज टू के बारे में लोगों को क्या नॉलेज है, ये मालूम है कि ये क्या किया जाता है। एक तो पास्ट के रूटीन को और पास्ट की हैबिट को, पास्ट की हैबिट को, इन दो को बताने के लिए क्या है, यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि यूज टू के साथ में इसमें नेगेटिव सेंटेंस पे फोकस करना है, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूं लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा इसको, इस रूल को दोबारा रिपीट क्यों कर रहे हैं अपन लोग, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूज टू में सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि कभी कभी क्या होता है, यूज टू क्या होता है, इज एम आर और मतलब इज एम आर के साथ में आ जाता है। वैसे जनरली आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि यूज टू इज एम आर के साथ में भी यूज हो जाता है कि नहीं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि जब अगर प्रेजेंट की हैबिट बतानी ही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट काफी नहीं था क्या। लेकिन ठीक है भाई, प्रेजेंट की हैबिट भी हम लोग क्या करते हैं, यूज टू के थ्रू दर्शा देते हैं, कब, जब हम लोग इज एम आर लगा देते हैं, ठीक है कि नहीं है। और इज एम आर जब यूज टू में लगेगा तो उसमें एक खास बात है, और वो खास बात क्या है कि कभी कभी वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और उसके बाद यूज टू का प्रयोग किया जाता है। इज एम आर और उसके बाद यूज टू का प्रयोग किया जाता है, और यूज टू के बाद हमें कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है, V4 का प्रयोग करना है। भाई V4 किसको कहते हैं, जहां पर आईएनजी लगी होती, ठीक है ना, इसको बोलते हैं व्हाट हैपेंड, नथिंग, समझ रहे ना। तो हमें क्या करना है, इस चीज पर विशेष फोकस रखना है यहां पर। अब क्या है, कोई मुझे बताएगा कि टू के बाद में तो भाई क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फिर यहां पर आईएनजी क्यों लगी है, दिस इज ऑल्सो एन क्वेश्चन। यहां पर ये क्या क्वेश्चन है भाई। जनरली मैं आपको इतने दिनों से बोलता आ रहा हूं कि भाई टू के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होते हैं, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब इज इक्वल टू, जब यहां पर किसकी तरह यूज होने लगे, नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज होने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, अगर नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम लोग पढ़ते हैं तो। लेकिन फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो टू है ना वो यूज टू के साथ में है, यूज्ड के साथ में है, इस वजह से हम लोग यहां पर क्या है, टेकिंग टी इन द मॉर्निंग इसलिए लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं, ये बात और कुछ नहीं, समझ गए हो। तो फोकस क्या किस बात पर रखना है कि यदि कभी भी यूज टू के बाद में, यूज टू के बाद में भाई टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी भी यदि यूज टू के पहले क्या है, इज एम आर का प्रयोग किया गया हो, तो आप यूज टू के बाद में किसका प्रयोग करेंगे, V4 का प्रयोग करेंगे। इस पे गौर करना भाई, छोटे छोटे रूल्स होते हैं, पर डे आप लोगों को जुड़ना होता है, हर दिन भाई भागना है और तेज भागना है, गौर करें, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो इस रूल को हम लोग बात कर चुके हैं, इसके आगे देखते हैं। यदि किसी वाक्य में दो सहायक क्रियाओं के लिए एक मुख्य क्रिया, ये रूल हम लोग आई थिंक बात कर चुके थे, बात कर चुके हैं ना, एक बार और रिपीट कर देता हूं, फास्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट भागेंगे अब, क्योंकि ये दो रूलों के बारे में बात कर चुका हूं आई थिंक, मुझे क्योंकि याद नहीं आ रहा था कि यदि किसी वाक्य में दो मुख्य क्रिया का मतलब दो हेल्पिंग वर्ब हैं और एक मुख्य क्रिया का प्रयोग किया गया, ऐसा ही कुछ रूल होना चाहिए। दो सहायक क्रियाओं के लिए एक मुख्य क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो वो दोनों ही सहायक क्रिया मतलब जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, वो किसके अनुकूल होना चाहिए, मेन वर्ब किसके अनुकूल होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के अनुकूल। हेल्पिंग वर्ब के अनुकूल होने से मतलब है कि यहां पर डिड नॉट के बाद में क्या आने वाला है भाई, फर्स्ट फॉर्म आएगा। डिड नॉट के बाद में क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। डिड नॉट के बाद में हमारा क्या आएगा, यहां पर फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है। और दूसरा क्या, हमारे विल नॉट के बाद में भी हमारा क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 आना चाहिए भाई। तो यहां पर ये दोनों ही कंडीशन में क्या है, अब इसके बाद में V1 आ रहा है, नॉट विल नॉट और डिड नॉट, V1 आ रहा है, तो ये जो डू है, यानी कि डू क्या है, यहां पर किसके तरीके से यूज हो रहा है, मेन वर्ब के तरीके से यूज हो रहा है, और मेन वर्ब दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यूज हो रही है। दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यूज होने से मतलब इसको समझने की कोशिश करना भाई, ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूं इस रूल को। किसी भी सेंटेंस में यदि दो सहायक क्रियाओं के लिए एक ही मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो वो दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दोनों ही मतलब अगर मान लो जैसे कि हेड है, हेड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग की जाती है, थर्ड फॉर्म, और हैज है उसके साथ में भी वर्ब की कौन सी प्रयोग की जाती है, थर्ड फॉर्म। तो ये यहां पर क्या है, अगर हैव और हैज
दोनों हेल्पिंग वर्ब एक ही सेंटेंस में यूज की जा रही है और एंड से जोड़ा जा रहा है, तो फिर हम लोगों को कौन सी फॉर्म अनुकूल है? V3 अनुकूल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई पता चला हैज के बाद में कौन सी V3 आ रही है और हेड के बाद में आप V1 लगा रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी वहां पर और उसके अनुकूल नहीं होगी और ऐसे में सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो एक सेंटेंस हम लोग ये देख चुके हैं। दूसरा सेंटेंस ही कुड नॉट और विल नॉट, यहां पर भी देखें भाई, विल नॉट के बाद में भी क्या आती है हमारी? V1 आता है और डिड नॉट के, कुड नॉट के बाद में भी क्या होता है? V1 आता है। इसके बारे में एक और खास बात याद रखें, मॉडल वर्ब्स के बारे में मैंने अगर तुम्हें थोड़ा बहुत बताया हो तो मॉडल वर्ब्स में एक चीज देखें आप कि जो मॉडल वर्ब्स हैं जिनको हम लोग मतलब जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें दो है हमारे पास, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, दो ही है ना हमारे पास। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उनके बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। तो वो ऑक्सिलरी वर्ब से अलग क्यों किए गए हैं? अलग इसलिए क्यों गए हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या करती है? सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल बताने का काम भी करती है भाई। कौन? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जो मॉडल है ना वो क्या करते हैं? मूड को तो बताते हैं, लेकिन इनके अंदर केवल एक गुण है जो हेल्पिंग वर्ब से मतलब मैच करता है। वो क्या है? ये कंफर्मेशन में अपने आप को क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। कंफर्मेशन में तो बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बोलें इनके अंदर दो गुण नहीं है। इसलिए क्या है, इनको ऑक्सिलरी वर्ब से, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थी उनसे अलग करके क्या कर दिया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कर दिया। तो दो रूल है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, इनको ध्यान रखना है। पहला भाई, इनका सब्जेक्ट की नंबर, क्या? सब्जेक्ट का नंबर, सब्जेक्ट के नंबर का इन पर कोई असर नहीं होता है। सब्जेक्ट के नंबर का मतलब ही सी अगर वहां पर सिंगुलर है प्लूरल है इसका कोई असर नहीं होगा। एक और चीज मैंने आप लोगों को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में बताई थी कि भाई विल और शैल ऑक्सिलरी वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में नहीं आते, किसमें आते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। तो विल और शैल भी क्या है? हमारे मॉडल्स हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ये बात। दूसरा हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इस हिसाब से देखा जाए तो कितने हैं हमारे पास, जरा काउंट करते हैं उंगलियों पर। विल, शैल, कैन, कुड, शैल सॉरी शैल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? शुड, कुड, और कहां पर चले जाएं? मे, माइट, मस्ट, ठीक है ना। और इसके आगे चले जाएं ought to, तो ये हमारे क्या हो गई? 10 हो गई। 10 के बाद में 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं भाई। 13 तीन कौन से होते हैं हमारे पास? सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कौन कौन से हमारे पास मैं आपको बता देता हूं। टोटल कितने होते हैं? 13। 10 हम लोगों ने काउंट कर लिए। एक बार 1 सेकेंड फिर से बताता हूं। विल, शैल, कैन, कुड, शुड, वुड, ठीक है, कितने हुए? 6। इसके बाद में मे, माइट, मस्ट, कितने हुए? 9। और ought to कितने हुए? 10। इसके बाद में हमारे 3 सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं भाई? 3 सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में अगर देखें, नीड, नीड के अलावा अगर मैं तुम्हें बोलूं इसके अलावा देयर और यूज्ड, ये क्या है? हमारे सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। भाई इनको सेमी क्यों बोला जाता है इसके पीछे मैं आपको बता देता हूं। तुमने सुना होगा ना वो कॉलेज है, कैसा कॉलेज है? सेमी गवर्नमेंट है भाई। सेमी गवर्नमेंट मतलब क्या? आधा गवर्नमेंट और आधा प्राइवेट, उसी को कहते हैं ना। यही है कि नहीं है उसका वर्णन? यहां पर मॉडल का सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब है कि ये मैं आधे मेन वर्ब की तरह हैं और आधे मॉडल की तरह हैं, तो क्या बोल दिया? सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। यहां पर आप लोग जानते हो भाई नीड क्या है? वर्ब है। देयर भी क्या है? वर्ब है। यूज्ड भी क्या है? वर्ब है। लेकिन ये मॉडल के तरीके से भी यूज कर लिए जाते हैं। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे? यूज टू का रूल पढ़ रहे थे, जब हम लोगों ने देखा ना यूज टू खुद कंफर्मेशन बाहर आ सकता है। जो खुद कंफर्मेशन में बाहर आ सकता है इसका मतलब क्या है? इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का भी गुण है ना, इसलिए इसको मॉडल के अंदर रख रहे हैं भाई। समझ गए हो ना? तो इसलिए इनको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ये बात ठीक है? तो अनुकूल वाली बात है, इसको देख लें। तो सिंपल है भाई, कुड आ रहा है, विल आ रहा है, दोनों ही मॉडल्स हैं और दोनों ही मॉडल्स हैं तो दोनों के रूल्स मैच होंगे कि नहीं होंगे? तो भाई पहला सब्जेक्ट के नंबर का कोई असर नहीं है, दोनों के साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और यहां पर देखो भाई फर्स्ट फॉर्म है तो दोनों के क्या है? अनुकूल है। समझ गए हो ना? इसलिए ये इतनी लंबी बात चल गई अपनी। आगे देखें, आगे इसमें क्या है? परंतु यदि मुख्य क्रिया का रूप दोनों ही सहायक क्रियाओं के रूपों के अनुकूल नहीं है, जो मेन वर्ब है यदि वो क्या है? दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के अनुकूल नहीं है, फिर हम ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपको अलग अलग मेन वर्ब के लिए अलग अलग क्या करें? वर्ब आपको हेल्पिंग वर्ब देनी ही पड़ेंगी।
और यही बात यहां पर बोली जा रही है कि अगर अनुकूल नहीं है तब ऐसे वाक्यों को हम दोनों ही सहायक क्रियाओं के लिए उनके रूपों के अनुकूल अलग अलग मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे भाई। हेल्पिंग वर्ब या तो मुख्य क्रिया अलग कर दें भाई हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, और अगर मेन वर्ब अलग है तो भाई दो हेल्पिंग वर्ब आएंगी और दो ही मुख्य क्रिया आएंगी। समझ गए ना? अगर मेन वर्ब उनके अनुकूल नहीं है, समझ गए ना, तो मेन वर्ब भी कितनी आएंगी? दो ही आएंगे, दोनों की अलग अलग अकॉर्डिंग आएंगी। ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पर देख लें आप, हैज के बाद में हैज नॉट क्या आना चाहिए भाई? V3, सही है। इसके बाद में विल नॉट के बाद में क्या आता है? V1। अब अगर मैं सेंटेंस में ऐसा करूं ही हैज नॉट एंड विल नॉट हेल्प्ड मी, तो यहां पर ये कुछ इस तरीके का सेंटेंस बन जाता कि हैज नॉट हेल्प्ड एंड विल नॉट हेल्प्ड लिख दिया यहां पर, ये नहीं लिखना था मुझे। He has not and will not, ऐसा will not, और अब इसके बाद में क्या कर दिया? helped। ये तो अब ये क्या हो जाएगा? अपना अनुकूल नहीं रहेगा, और अनुकूल नहीं रहेगा तो हमें क्या क्या करना है भाई? हैज के अनुसार हैज नॉट के अनुसार भी होना चाहिए और इधर विल नॉट के अनुसार भी। तो एक तो ये संभव ही नहीं है ना, क्योंकि विल नॉट के बाद में क्या आना चाहिए? V1, और हैज नॉट के बाद में क्या आना चाहिए? V3। तो दोनों को क्या करें? अलग अलग कर दें, और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस पर मैं तुम्हें कुछ और बात बताता हूं। एक एग्जांपल हम लोग यहां पर फिट करते हैं। जब हम लोग यंग एज में होते हैं ना, तो कई बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां से हम लोगों को चीजें टफ लग रही होती है। टफ लगने से मतलब, मेरा एक दोस्त है वो कुछ प्रॉब्लम्स में फंस गया मान लो, है ना, या फिर आपका कोई यंगर ब्रदर है, आप उस प्रॉब्लम से निकल कर आए हो, अब आप उसको क्या कर रहे हो? सजेशन दे रहे हो, लेकिन सजेशन देने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो सही है अभी, और छोटा भाई उनको तो लग ही रहा है भाई। और वैसे में क्या करना चाहिए? सुन लेना चाहिए, यदि कोई बोल रहा है तो सुन लेना चाहिए। लेकिन अपन लोगों में उतना क्या हो, उस टाइम हम लोगों का दिमाग की बत्ती जलती नहीं है, ठीक है कि नहीं है? तो क्या करें इस चीज की आप गारंटी मानना, मैं आपको रूल समझाते समय ये आपको बता रहा हूं। इस तरीके के सेंटेंस आए ना, आप 90% केस में गलती कर दोगे, आपको आने के बावजूद गलती कर दोगे, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीजों पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते हुए हम लोग सोचते हैं हाँ ठीक तो है भाई, क्या दिक्कत है इसमें, ये प्रॉब्लम है। तो इन रूल्स पर मतलब क्या करना? विशेष फोकस करना, अदरवाइज में क्या है, दोबारा इनको इतना लंबा नहीं खींचता अभी। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो, दो ऑक्सिलरी यानी सहायक क्रियाओं का प्रयोग किसी वाक्य में एक साथ नहीं किया जा सकता। यहां पर हम लोग बात कर रहे थे, यहां तक हम लोगों ने छोड़ दिया था वो, कि दो ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब का एक सेंटेंस में एक साथ में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग भाई। हेल्पिंग वर्ब मैं किसको कह रहा हूं भाई? हेल्पिंग वर्ब मैं किसको बोल रहा हूं? सेंटेंस में हम लोग इतने दिनों से क्या कर रहे थे? हम लोगों ने सब्जेक्ट को डिनोट किया किससे? फादर से, ठीक है कि नहीं है? ऐसा ही था ना। इसके बाद में हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे पास क्या है? मेन वर्ब, और इसके बाद में क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम सन के तरीके से कर रहे हैं, मतलब सन को उससे कोरिलेट कर रहे हैं। वर्ब को किससे कर रहे हैं? मदर से कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब को किससे कर रहे हैं भाई? किससे कर रहे हैं? डॉटर से कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? डॉटर से कर रहे हैं। अब हकीकत बात सोचने लायक ये है भाई कि किसी के यहां पर किसी और, मतलब मान लो मेरी फैमिली में किसी और के घर से लड़की आ जाए, अपनी कजन सिस्टर हो, वो कितने दिन तक अच्छी लगेगी भाई? 2-4 दिन तक ही ठीक लगती है, समझ रहे हो ना? ज्यादा दिनों के बाद में क्या होने लगता है? क्लैसेस होने लगते हैं, और हमको तो फिर भी ठीक लग ही रहे होते हैं, घर वालों को फिर नहीं लग रहा होता है, पता चला इसको क्यों रखे हुए हैं भाई, इसका भी तो खर्चा हो रहा है ना। और कुछ हद तक मान लो ठीक है, 10-15 दिन महीने भर तक फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, 2 महीने कर लोगे, 6 महीने कर लोगे, अब इसका जिंदगी भर तो ठेका नहीं ले सकते, है ना? तो दो अलग अलग टेंसों की, अलग अलग फैमिली की हेल्पिंग वर्ब को एक साथ में नहीं रखा जा सकता। वो तो बेचारी रह जाएंगी साथ में, लेकिन क्या है,
वो क्या है, सेंटेंस को बिगाड़ के रख देंगी पूरे को। कारण है भाई, कारण हम ये देखें कि विल किसको दर्शाता है, फ्यूचर को दर्शाता है। विल का क्या भाव है, मतलब क्या भाव है इंग्लिश में, विल काहे के लिए होता है भाई, हमेशा के लिए देख लें, जहां कहीं भी आपको फ्यूचर दर्शाना है, क्या दर्शाना है, फ्यूचर दर्शाना है, हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको फ्यूचर दर्शाना, विल और शैल दोनों बनाए ही फ्यूचर दर्शाने के लिए हैं। किसके लिए बनाए गए हैं, अगर उन्हें फ्यूचर दर्शाना है तो आप बिना विल और शैल के नहीं दर्शा सकते, ये बात ठीक है। विल किसको दर्शा रहा है, फ्यूचर को, लेकिन मस्ट काहे को दर्शाता है भाई, मस्ट किसको दर्शाता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। अब मस्ट और विल दोनों एक साथ में अलग अलग भाव, मॉडल्स का मतलब क्या है भाई, भाव बताने के लिए, इमोशंस बताने के लिए। अब आप कहो कि मजबूरी और इच्छा को दोनों को एक ही सेंटेंस में बता दें, ऐसा हो सकता है क्या, संभव नहीं है ना। तो इसीलिए क्या है, दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक साथ में एक सेंटेंस में नहीं किया जा सकता। और इन केस यदि उनका सेंटेंस का क्या कर रहे हैं भाई, कुछ वैसा है कि घर में अगर मान लो कोई कजन सिस्टर आ गई है, तो उसका एक ही कंडीशन है, वो पढ़ाई करने के लिए आई है, तो भाई वो अपने घर से खर्चा लेकर आए, ठीक है कि नहीं है, और रूम का किराया भी दे, तो फिर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो खाना भी उसका खुद ही बनाए, समझ रहे हो ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर कब प्रॉब्लम नहीं है कि यहां पर इस तरीके से साथ में नहीं आ सकते कि तुम्हारे घर में आ गए और खा भी रहे हैं साथ में, अभी प्रॉब्लम है। कब नहीं आ सकते, क्या करना है, साथ में नहीं प्रयोग किया जा सकता, परंतु ऐसा किसी कंजंक्शन से जोड़कर किया जा सकता है। कंजंक्शन मतलब पैसे जोड़ दो, तो फिर ऐसा संभव है। क्या कर लेंगे, ही विल एंड मस्ट, अब मैंने किससे जोड़ दिया इसको, कंजंक्शन से जोड़ दिया। तो किसी भी सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब को कंजंक्शन की सहायता से क्या किया जा सकता है, जोड़कर साथ में रखा जा सकता है। फिर वापस एक कंडीशन आ गई, यहां पर भी एक और कंडीशन है। आपने क्या किया, एंड से इसको विल और मस्ट को जोड़ तो दिया, लेकिन उसके बाद में ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर इसमें मेन वर्ब एक ही है, एक ही है कि नहीं है, और जो मेन वर्ब एक है वो इन दोनों के किस में होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, समझ गए हो ना। और अगर अनुकूल नहीं है फिर दोनों की मेन वर्ब भी अलग अलग रहे, समझ गए हो ना, ठीक है कि नहीं है, मतलब भाई दोनों के बीच में बात बनना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। बढ़े आगे, कुछ अगला देखो, कुछ वाक्य नेगेटिव एडवर्ब से प्रारंभ होते हैं, ये भाई एक अच्छा रूल है, इसको ध्यान रखें। अब जो रूल हम लोग 15 रूल पढ़ने वाले हैं, ये सबसे अच्छे स्ट्रॉन्ग रूल्स में आता है, इसको गौर से सुनना। एग्जाम में आपको कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन ज्यादातर मिलेगा ही, वर्ब से आने वाले ज्यादातर क्वेश्चनों में ये पॉइंट मेंशन होता है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, सचेत कर रहा हूं। कुछ नेगेटिव एडवर्ब से, कुछ वाक्य नेगेटिव एडवर्ब से प्रारंभ होते हैं। कुछ कैसे वाक्य हैं जो किससे प्रारंभ होते हैं, नेगेटिव एडवर्ब से। यदि कोई वाक्य किसी नेगेटिव एडवर्ब से प्रारंभ हुआ हो, यदि कोई वाक्य किसी नेगेटिव एडवर्ब से प्रारंभ हुआ हो, तब ऐसे वाक्यों में हम सहायक क्रिया का प्रयोग नेगेटिव एडवर्ब के बाद और सब्जेक्ट के पहले करते हैं। और नेगेटिव एडवर्ब निम्नलिखित हैं। क्या ये बात भाई समझ में आई थोड़ी बहुत, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, थोड़ा दूर चलेंगे, लंबा अपन लोग घूमने के लिए, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बता देता हूं यहां पर, देखो दो सेंटेंस होते हैं, एक मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग, एक सेंटेंस हमारे पास ये है भाई, एक दूसरा सेंटेंस हमारे पास होता है व्हाट यू आर डूइंग। अब मुझे बताओ इन दोनों सेंटेंसों में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर यू डूइंग और व्हाट यू आर डूइंग। इन द स्टार्टिंग टाइम व्हेन मैं सीखता रहता था तो मुझे बड़ा, मतलब मैंने सोचा जरूर है एक ही होते हैं। वो लोग बोल देते थे ना कि कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, पकड़ा तो कान ही हो रहा है ना, तो मैं सोचता था कुछ वैसा ही है यहां पर, मतलब तो सेम ही निकल रहा है ना। तो भाई क्या डिफरेंस है इनके बीच में, इनके बीच में डिफरेंस क्या है कि हमेशा क्वेश्चन का रूल क्या होता है भाई, ये होता है, क्या होता है, ये क्वेश्चन का रूल है भाई, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब।
ये है ओरिजिनल रूल। ये क्या है? हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यदि मैं इसके बारे में तुम्हें बताऊं, ये है हमारा कौन सा? डायरेक्ट। कौन सा है? डायरेक्ट नरेशन। और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस बना रहे होते हैं तब क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये डायरेक्ट नरेशन के तहत सही है और ये है इनडायरेक्ट नरेशन के तहत सही। क्या ये बात ठीक है? लोगों को ये बात मालूम नहीं होती है, मैं आपको बता देता हूं। ये बात ठीक है यहां तक? क्योंकि जब हम नरेशन पढ़ेंगे तब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा बहुत डीपली। लेकिन ये इस तरीके से सही है। कुछ वैसे ही यहां पर बोल रहे हैं कि भाई सेंटेंस, तुम देखो सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यही रूल है ना हमारा। लेकिन हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जब कभी भी यदि कोई सेंटेंस किसी नेगेटिव एडवर्ब से प्रारंभ होता है, किससे प्रारंभ होता है? नेगेटिव एडवर्ब से प्रारंभ होता है, तो वहां पर हम क्या करना है? जो हेल्पिंग वर्ब है वो नेगेटिव एडवर्ब के बाद और सब्जेक्ट के पहले प्रयोग की जाती है। क्या ये बात समझ गए हो? तुमने देखा होगा नो सूनर देन। नो सूनर का प्रयोग केवल दो टेंस में किया जाता है, एक तो पास्ट इंडेफिनिट में और एक पास्ट परफेक्ट में। ये 12th क्लास में काफी देखने को मिला होगा आप लोगों को, अगर 12th क्लास में ये रूल बताते हैं। और मैं जब 12th क्लास में था तो हम लोगों को भी ये बता दिया गया था भाई। कैसा? कि नो सूनर का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया था क्यों करते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में पूछना नहीं चाहिए क्योंकि उनके आंसर होते ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, इनका आंसर होता है भाई, क्योंकि शायद उस टाइम उन्हें भी हो सकता है मालूम ना हो। ध्यान रखें। तो क्या कर रहे हैं वो? कुछ निम्नलिखित एडवर्ब कौन कौन से हैं भाई? नो सूनर, हार्डली। अब भाई इनको समझ लें, इनको रटने की कोशिश नहीं करना है, इनके मीनिंग समझ लें। एक तो हमारे पास रूल्स पढ़ते पढ़ते हमारी कुछ वोकैबुलरी भी क्या हो रही है? वोकैब्स भी हमारी सुधर रही है। तो नो सूनर के बारे में आपको बताऊंगा। नो सूनर का प्रयोग कहां पर करते हैं? ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे ही टीचर क्लास में एंटर हुआ वैसे ही बच्चे क्या हो गए? खड़े हो गए, है ना? जैसे ही टीचर क्लास में, जो ही टीचर क्लास में एंटर हुआ वैसे ही बच्चे क्या हो गए? खड़े हो गए। ऐसी जो कंडीशन हुआ होती है ना, वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? नो सूनर का प्रयोग करते हैं। अब हार्डली का क्या मतलब है भाई? मुश्किल से, मतलब ज्यादातर नहीं। जैसा मैंने कहा यार, मुझे है ना मुश्किल से मेरे फादर मुझे क्या है? पॉकेट मनी देते हैं। मुश्किल से मतलब हार्डली, कभी कभार, है ना? मुश्किल से मिलती है भाई, मतलब ना के बराबर। ये भी किसको दर्शा रहा है? नेगेटिव सेंस को दर्शा रहा है। स्कार्सली, जिसका मतलब इसका भी क्या है? मुश्किल से, जिसका मतलब है कभी कभार के सेंस में भी स्कार्सली को यूज कर लिया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, वो तुमने अगर लेटर सुना हो 12th क्लास में होता है स्कार्सिटी ऑफ द वाटर प्रॉब्लम, जिस पर लेटर राइटिंग आ जाती है ना? तो यहां पर देखें, इन नो केस, किसी भी स्थिति में नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं, नेगेटिव एडवर्ब है भाई। और नेवर लिटिल, नेवर तो आप जानते हैं भाई, नेवर का मतलब ही क्या है? कभी नहीं, है ना? नेवर का मतलब क्या है? कभी नहीं। अब सेंटेंस हम किस तरीके का बनाते हैं? जनरली आपने लोगों को देखा होगा कुछ इस तरीके के सेंटेंस बनाते हुए। नेवर आई सेल टॉक यू, नेवर आई सेल टॉक यू। इसका मतलब क्या है? कि मैं तुमसे बात कभी नहीं करूंगा। कुछ यही सेंस निकला ना। लेकिन सेंटेंस क्या कह रहा है? कि जब कभी कुछ वाक्य क्या हो, नेगेटिव एडवर्ब से प्रारंभ हो, तो हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहां पर करना है? सब्जेक्ट के पहले करना है। ये हमारा रूल कह रहा है। तो जब कभी भी स्कार्सली, हार्डली, रेयरली और सेल्डम, नेवर, लिटिल, ये उसमें और भी कुछ वर्ड मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूं। और इसमें सबसे ज्यादा क्या है? नो सूनर पर फोकस करना है, जिसमें दो ही टेंस बनते हैं। तो इन पर ये रूल लागू होता है। जब कभी भी, जैसे बोलते हैं ना, मैं रूल को पढ़ाते हुए भी आपको बता रहा हूं, इस चीज पे विशेष फोकस करना कि कुछ वर्ड कीवर्ड होते हैं सेंटेंस में, वो हमें रूल याद करवाने के लिए होते हैं। जैसे मान लो यदि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं भाई, आप चाहे प्लस को सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप एरर डिटेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आपको वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, अगर वहां पर आपको हिंट मिल रही है सेंटेंस में कि भाई नो सूनर है, तो आपको वो रूल से रिलेटेड ही वाकिफ करवाना चाह रहा है। 99% मतलब कंडीशन में रूल से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा आपको। समझ गए हो ना? सेंटेंस में आपको नो सूनर मिला, समझ लें, उस रूल पर पहुंच जाए जो नो सूनर का है। समझ गए हो ना? ऐसे होते हैं कीवर्ड भाई, वो यूज ही उसलिए किए गए हैं वहां पर क्योंकि उनका यूज हो रहा है।
ठीक है, ये बात देखें आगे। अब इसमें नो सूनर के बारे में देख लें भाई। नो सूनर के बारे में खास बात कि नो सूनर का अर्थ होता है जो ही, और यह एक नेगेटिव एडवर्ब है। नो सूनर क्या है, इसका अर्थ क्या है भाई, जो ही। मैं आपको बता चुका हूं, जो ही मैंने ऐसा किया, जैसे ही मैं बाहर गया वैसे ही बारिश होने लगी। ठीक है कि नहीं है, कुछ वैसा सेंस निकल रहा है। एक नेगेटिव एडवर्ब है, यदि वाक्य के प्रारंभ में इसका प्रयोग किया गया हो तब हम सहायक क्रिया का प्रयोग इसके बाद और सब्जेक्ट के पहले करते हैं, क्योंकि नो सूनर का प्रयोग हम केवल सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में करते हैं। वही बात मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, है ना। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं भाई, ऐसा क्यों करते हैं? एनीबडी इज देयर जो मुझे कोई बताएगा भाई कि नो सूनर का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में ही क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास लॉजिक होना चाहिए चीजों का, पे गौर करते चलें। क्योंकि सोचो जरा गौर से, जब हम लोग नो सूनर का यूज कर रहे हैं तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट के बारे में कर रहे हैं, के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे ही मैंने ऐसा किया, मतलब किया मैंने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ कि नहीं हुआ, वैसे ही ऐसा हो गया। जैसे ही मैं बाहर गया वैसे ही बारिश हो गई। समझ गया ना। अब दूसरा क्या है कि पहला सेंटेंस चूंकि पास्ट में है तो दूसरा कभी फ्यूचर में तो जाएगा नहीं, ना प्रेजेंट में जाएगा, तो वो भी किस में जाएगा, पास्ट में ही जाएगा। कुछ आया समझ में? इसलिए दोनों सेंटेंस कौन से होते हैं, समझ गए हो ना। और दूसरा हम लोगों ने क्या है किया ही किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट थोड़े मिलते जुलते ही हैं भाई। आपने किया और कर चुके थे, है ना। एक में आपका परफेक्ट का सेंस है, दूसरे में आपने पास्ट में कोई घटना घटी हुई थी, तो उस सेंस में। और इसका सेंस भी कुछ ऐसा ही निकल रहा है, इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं, नो सूनर का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। अब आप आगे देखें, लेकिन यहां पर सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं, इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया के रूप में हम केवल डिड या हैड का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के मध्य में हम देन का प्रयोग करते हैं भाई। वाक्य के मध्य में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊं क्या मिस्टेक दे दी जाती है नो सूनर में। एक कॉमन मिस्टेक जो एरर डिटेक्शन में दी जाती है वो है भाई, आप किस पर फोकस करेंगे, देन लगा हुआ है ना, पर विशेष गौर कर लें। किस पर, इस देन पर। क्योंकि भाई देन भी हमारे पास दो हैं, एक THEN और एक THAN, एंड होपफुली आप सब लोग इनसे फैमिलियर होंगे। चलो कितने लोग हैं भाई जो देन और इनके दोनों के बीच में डिफरेंस जानते हैं, हाथ खड़े करें। THEN देन और THAN दोनों को ही देन पढ़ते हैं भाई, और दोनों के बीच में डिफरेंस मालूम होना जरूरी है, क्योंकि इतना माइनर सी मिस्टेक करके दे देंगे हमें क्या, तो पता बता तो दूं भाई डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट मोस्टली पीपल दे विल रेज देयर हैंड। यहां तो कुछ और ही हो रहा है भाई, बोलो। हाँ, THEN, ठीक है, ठीक है, और बताओ, बोलो। हम्म, फर्स्ट वाले में तुम बढ़िया बता रहे हो, लेकिन सेकंड वाले में थोड़ी सी दिक्कत कर रहे हो। हाँ बोलो। चलो, तुम लोगों ने बताया, सही बताया ऑलमोस्ट उन लोगों ने भी, लेकिन आप सुन लो, ये पॉइंट खत्म करने के बाद ही करेंगे भाई, ये पॉइंट खत्म कर दूं मैं, ठीक है भाई। देख लें, THAN, ये जो THAN है ना, ये केवल हमारे, ये क्या है THAN देन कौन है, मैं आपको बता देता हूं कौन है। THAN देन कब यूज होता है, THAN देन हमेशा कब यूज होता है, हमारे फादर, फूफा जी, मौसा जी, ये लोग बहुत यूज करते हैं। कौन, THAN वाला देन। मैं तुम बता देता हूं कैसे। उनका लड़का बहुत बढ़िया कर रहा है, तुम्हारी, उनके लड़के की जॉब लग गई, तुम्हारी नहीं लगी। समझ गए हो ना। ये तुलना कौन कर रहे होते हैं, ये इन्हीं को आती है, क्योंकि दूसरा बाहर का कोई व्यक्ति है ना, वो तुलना कर रहा होता है ना, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, तू ही कर ले, उसको तो अपन फटकार लगा देंगे भाई। लेकिन हम मौसा जी फूफा जी बड़े हैं, क्योंकि आए घर में, है ना, कभी कभी तो पैर पड़ना भूल गए तो फिर बाद में बोल भी रहे होते हैं, है कि नहीं है।
और इतना बुरा लगता है, इस दुनिया में सबसे गंदी फीलिंग पता कब आती है? जब अपने बारे में कोई कंपेयर कर रहा हो, वो बढ़िया है, तू गंदा है कि नहीं है? तू ज्यादा नहीं पढ़ता, उनके लड़का बाहर वाला उसकी जॉब लग गई, तू क्या कर रहा है? ये तुलना जब आती ना, ये जो THAN वाला देन है ना, ये हमारे फादर, फूफा जी, मौसा जी, ये तुलना करने के लिए ही बना है अकेला। समझ गए हो ना? जैसे कभी कभी हमें भी फीलिंग आती है, इससे हम लोग तुलना करने के लिए ही बने हैं। दूसरा, उस ये तुलना करने के बाद में आपका रिएक्शन क्या होता है, ये वो वाला देन है ठीक है कि नहीं है? समझ गए हो ना? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दो दो होती है। पहला, अगर आप समझदार हैं तो आप इग्नोर करके उस जगह से चले जाएंगे, ठीक है कि नहीं? और दूसरा होता है कि अंदर ही अंदर मन कर रहा होता है कि उल्टी कर दें भाई है कि नहीं है? तो समझ गए ना, ये डिफरेंस है इनके बीच में। THEN देन हमेशा किसके लिए यूज सेंस में करते हैं भाई? फिर या तब के सेंस में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैंने कहा मैं खाना खाता हूं, फिर मैं हाथ धुलता हूं, यानी उसके बाद में हाथ धुलता हूं, ठीक है कि नहीं है? या फिर मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, उसके बाद में घर वापस आता हूं, मैं कोचिंग जाता हूं, उसके बाद में घर वापस आता हूं, मैं स्टडी करता हूं, फिर मैं सो जाता हूं। तो उस सेंस में कर रहे होते हैं हम लोग THEN देन का प्रयोग। ये एक माइनर सी मिस्टेक है जो लोगों के द्वारा की जाती है। अब क्या कह रहा हूं, नो सूनर हमारा प्रयोग हो गया ना, क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव एडवर्ब है, ये बात भी ठीक है। अब नेगेटिव एडवर्ब होने के बाद में रूल हम लोग अप्लाई कर चुके हैं क्या, कि ये केवल दो टेंस में यूज किया जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में। कारण मैं आपको बता चुका हूं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये बात पास्ट की चल रही है। जैसे ही मैंने ऐसा किया, जैसे ही मैं बाहर गया, वैसे ही बारिश होने लगी, ठीक है कि नहीं है? तो मैंने पास्ट में किया, इस वजह से क्या है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में प्रयोग करते हैं। इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि केवल दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं हमारे पास नो सूनर के साथ में, एक डिड और एक हैड। अब इसके बाद में हमें ये क्या करना है, यदि डिड आ रहा है तब भी और हैड आ रहा है तब भी सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगी? वर्ब आएगी, ठीक है ना? सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब। और जैसे ही सेंटेंस खत्म, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, देन द ट्रेन स्टार्टेड, वैसे ही क्या है? ट्रेन। समझ गया ना? यहां पर देख लें भाई, गौर कर लें, नो सूनर आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। इन दोनों सेंटेंसों में भाई देखें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो सूनर आई रीच्ड, इन दोनों सेंटेंसों में क्या गड़बड़ है? सही है दोनों सेंटेंस? क्यों? जब तुम्हें बोर्ड पर नहीं देख पा रहे हैं तो गौर करो भाई, सेकंड वाले में क्या दिक्कत है? हाँ, नो सूनर आई रीच, क्या यहां पर हेल्पिंग वर्ब लग रही है? नहीं लग रही तो क्या हो गया? तो बस इतनी माइनर सी देखो, अगर याद ना दिलाएं तो चली जाती। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड, ठीक है? नो सूनर आई हैड रीच द स्टेशन देन, समझ गए हो ना? क्या हुआ? सब्जेक्ट के बाद में। अब ये रूल्स ही हैं, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिलने वाला गुंजाइश वाली चीज है, ठीक है? बढ़े आगे। देख लो, हार्डली और स्कार्सली का अर्थ। हार्डली और स्कार्सली, अभी हम लोगों ने निम्नलिखित में बोला था ना, कुछ नेगेटिव एडवर्ब हैं जिनमें हार्डली और स्कार्सली भी आ रहा है हमारा, है ना? अब देखें, हार्डली और स्कार्सली का अर्थ क्या होता है? मुश्किल से। और दोनों ही क्या है? नेगेटिव एडवर्ब हैं। यदि वाक्य में प्रारंभ में इनका प्रयोग किया गया हो तो हम सहायक क्रिया का प्रयोग इनके बाद करते हैं, इनके बाद और सब्जेक्ट के पहले करते हैं, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग हम हमेशा केवल पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ ही करते हैं। अब गौर करें भाई, नो सूनर का प्रयोग आप कहां कर रहे थे? नो सूनर का प्रयोग आप कहां कर रहे थे? देख लें, नो सूनर का प्रयोग हम दो टेंसों में कर रहे थे भाई, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। लेकिन अगर हम लोग हार्डली और स्कार्सली का केवल केवल और केवल कहां जा रहा है? पास्ट। कहां जा रहा है? अब हमें केवल इतना ही याद रखना है, केवल कितनी चीज याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है कि वो किस में चलता है? दो में, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में। लेकिन हार्डली और स्कार्सली केवल किस में चलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट परफेक्ट में। समझ गए ना? अब देखें, पास्ट परफेक्ट के साथ करते हैं, इसलिए इनके साथ हम हमेशा ही क्रिया के रूप में क्या मिलेगा हमें? हैड। और बाकी के मध्य में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वैन का।
व्हेन या बिफोर का। अब भाई गौर करें, नो सूनर में क्या कर रहे थे, नो सूनर में हम लोगों ने क्या किया था, देन का प्रयोग किया था, लेकिन हार्डली और स्कार्सली में किसका यूज कर रहे हैं, व्हेन का प्रयोग कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, व्हेन का प्रयोग, व्हेन और बिफोर का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये दो चीजों पर विशेष गौर करना है। यहां से भी रूल मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आने, अब इसमें कुछ है भी नहीं ऐसा, केवल हमें क्या याद रखना है, नेगेटिव एडवर्ब याद रखना है, उनके टेंस याद रखना है और मध्य में उनको किससे जोड़ा जाना है। ठीक है कि नहीं है। हार्डली हैड आई फिनिश्ड माई वर्क व्हेन माई फादर केम, जैसे ही मतलब क्या है, मुश्किल से मैंने अपना क्या है काम खत्म किया था, और वैसे ही क्या हुआ जब मेरे फादर आए। हार्डली स्कार्सली आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, इट्स गुड। हार्डली स्कार्सली आई हैड, यहां पर देख लें भाई, ये सेंटेंस ठीक है, ठीक है ना, डन। लेकिन अगर हम लोग सेकंड सेंटेंस के बारे में बात करें तो ये सेकंड सेंटेंस क्या हो गया भाई, क्योंकि हार्डली और स्कार्सली तो आ रहा है यहां पर, लेकिन क्या हुआ, ठीक है ना, समझ गए हो। अगला देख लें, स्कार्सली हैड आई फिनिश्ड माय वर्क व्हेन माय फादर केम, ठीक है, ओके डन, ठीक है। सेकंड वाले में आप बताएं मुझे, हार्डली स्कार्सली आई हैड फिनिश्ड माय वर्क व्हेन माय फादर केम, ठीक है ना, नेगेटिव कर दूं, गलत कर दूं ना। अब अगला देखें, नेवर आई विल गो देयर, नेवर आई विल गो देयर और नेवर विल आई गो देयर, इन दोनों में कौन सा सही है, समझ गए हो ना। आज के बाद में ये मिस्टेक नहीं करना है, इसीलिए क्या है, अब क्या कितनी माइनर सी मिस्टेक है कि नहीं है। इवन आई हैव लिसन्ड 1000 पीपल, they speak in this way whenever they are using never, they are going with this because in the spoken English nobody cares, main thing is that कि आप भाई बोल क्या रहे हो, उसका अर्थ निकल पा रहा है या ठीक है, तो वो यहां पर, लेकिन क्या है, नेवर के बाद भाई क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के पहले, समझ गए ना। इन तीनों पर ही गौर करना है, किस पे, हार्डली, स्कार्सली और नो सूनर। इन्हीं में टेंस के बारे में बात की जाती है, बाकी नेवर के बारे में हम लोग टेंस के बारे में बात नहीं कर रहे। ये किसी भी टेंस में प्रयोग किया जा सकता है। बढ़े आगे, हाँ बोलो। लिखवाए थे वो हार्डली स्कार्सली, भाई कोई बताएगा मुझे कि हार्डली और स्कार्सली मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखवाए थे, इसका क्या मतलब है कि भाई मैंने ये बिल्कुल वो सही बोल रहा है, ये बात मैंने ध्यान भी किया है, बता ही लेते हैं, समझ लेते हैं भाई। ये बात ठीक है, तुम्हारे रूल को समझते हैं हम। कितने लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है भाई, एनीबडी इज देयर हु हैज दिस वन क्वेश्चन इन देयर माइंड, क्योंकि जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि आपको डेली, हार्डली, स्कार्सली, ऑलवेज, अगर ये वर्ड आपको मिल रहे हो, नेवर, तब आप किनका प्रयोग करेंगे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बनेगा। तो फिर यहां पर हार्डली, स्कार्सली में हमारे साथ में यहां पर परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्यों लेकर जा रहे हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है, हाथ खड़ा करें कि इनमें ऐसा क्यों है। दूसरी तरफ मैंने कहा टेंस पढ़ाते हुए कि इनका प्रयोग कहां करना है हमें। अच्छा ये बात बताओ कि ये है क्या, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, ये क्या है, ये वर्ड क्या है, हार्डली, स्कार्सली, नेवर, सेल्डम, ऑलवेज, डेली, ये कौन से वर्ड हैं, क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं भाई, एडवर्ब क्या होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे काम। देखो एडवर्ब को अकेला इतना हल्के में नहीं लेना है भाई। एडवर्ब क्या है मैं तुम्हें जनरली बता देता हूं, एडवर्ब का काम है मॉडिफाई करने का। आजकल कारें भी मॉडिफाई हो रही हैं, ट्रक भी हो रहे हैं और बाइक भी हो रही हैं, समझ रहे हो ना। तो अकेला ये नहीं कह सकते अकेली बाइक मॉडिफाई हो रही है, मतलब ये अकेला वर्ब को भी मॉडिफाई नहीं करता, टाइम आने पर एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देता है, और कभी कभी तो इतनी पावरफुल होता है क्या एडवर्ब, वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देता है। तो इसका काम मेनली क्या होता है, मेनली भाई ये क्या करता है, एडजेक्टिव और वर्ब को करता है। भाई एक लड़का है गोलू, उसका नाम रखा गोलू, नाउन, उसका दूसरा निकनेम रखा प्रोनाउन, वो क्या करता है, वर्ब, गोलू कैसा है, एडजेक्टिव, गोलू जो काम करता है वो कैसा काम करता है, वो क्या है, एडवर्ब। अब हम लोग यहां पर रूल को ध्यान से समझना, अब तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला तुम्हें।
कि हमने पहले ही जब इसको शुरू कर रहे थे तब हम लोगों ने एक रूल पढ़ा हुआ था कि जब कभी भी हार्डली, नेवर, सेल्डम, सॉरी, स्कार्सली या फिर नो सूनर देन, जब कभी भी कोई वाक्य नेगेटिव एडवर्ब से प्रारंभ हो, ये लिखा था कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मतलब सेंटेंस कहां से स्टार्ट होना चाहिए, नेगेटिव एडवर्ब से। अगर सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से प्रारंभ है तब ये कंडीशन होती है। और हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, ऑलवेज जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं तब वो कहां लग रहे होते हैं, पीछे लग रहे होते हैं, सेंटेंस में प्रारंभ में नहीं लगते। आगे समझ में हो गया ना क्लियर। जैसे मैंने कहा कि मैं कभी कभार पार्टी अटेंड करता हूं, या मैंने कहा मैं कभी कभी बाहर घूमने के लिए जाता हूं, तो आई गो टू विजिट, या ऑफन आई गो टू विजिट, है ना, आई गो टू विजिट ऑफन, आई ऑफन गो टू विजिट। या दूसरा मैंने वो कहा आई गो टू स्कूल हार्डली, मैं कब जाता हूं, मुश्किल से स्कूल जाता हूं। मैंने कहा कि मैं मुश्किल से चाय पीता हूं, आई टेक टी हार्डली या रेयरली। तो वहां पर जो एल वाई वाले हैं ना, जितने भी ये सारे के क्या है, एल वाई वाले हैं। एल वाई अगर पीछे लास्ट मिल रहा है समझ लें क्या है, एडवर्ब है। और ये क्या है, ज्यादातर इनकी कंडीशन कहां यूज होती है, कहां पोजीशन कहां है इनकी, पीछे, लेकिन यहां पर कंडीशन अलग है। समझ गए हो ना, मिल गया आंसर पूरा प्रॉपर। चलो बढ़े आगे। तो इसके बाद में ये हमारे 15 रूल्स थे किसके, यूजेस के बारे में। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को आगे मैं आपको थोड़ा मेन वर्ब के बारे में बताता हूं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताता हूं। ठीक है, ये हमारे रूल थे कुछ, और इन रूलों को हमें क्या करना है, गौर करना है इन पर। अब हम लोग क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करने वाले। अब इसको थोड़ा सा गौर करें। जब हम लोगों ने वर्ब का डिवाइडेशन किया था, तो वर्ब का डिवाइडेशन करते समय मैंने आपको बताया था कि वर्ब दो तरह की होती है, एक प्रिंसिपल वर्ब और दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब, ऐसा ही कुछ है। और ऑक्सिलरी वर्ब हमारी कितने तरह की होती है, दो तरह की। ऑक्सिलरी वर्ब कितने तरह की होती हैं, दो तरह की। कौन कौन सी भाई देखें। पहला हमारे पास कौन सी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरी हमारे पास क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है, ठीक है, ठीक है ये बात। इसके बाद में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास कितनी है भाई, सेकंड। अब देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास कितनी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास तीन है भाई। कौन कौन सी हैं, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, और वर्ब टू हैव, यही है। इसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में देखें तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भाई दो तरह के होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब खुद कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। कौन कौन से भाई, पहला हमारा क्या होता है, एक होता है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल और सेमी मॉडल। सेमी मॉडल जो होते हैं ना, इनको क्या है, मार्जिनल भी होते हैं भाई, मार्जिनल, है ना। एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा हमारा सेमी मॉडल, इसमें भी दो होते हैं। ठीक है, सेमी मॉडल। अब इनमें एक बार और देखना है, वर्ब टू बी में हमारे पास कौन कौन सी है भाई, इज एम आर और वॉज वर्ब। वर्ब टू डू में हमारे पास कौन कौन सी हैं, डू, डज और डिड। वर्ब टू हैव में हमारे पास कौन कौन सी हैं, हैव, हैज और हैड। ऐसा ही है कि नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम। इसके बाद में भाई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सेमी मॉडल में तुम देखो कौन कौन सी है, ऊपर लिख रहा हूं मैं यहां पर, डेयर, नीड और यूज्ड। और मॉडल में हमारे पास कितनी कौन कौन सी है भाई, विल, शैल, वुड, इसके बाद में कैन,
could, should, ought to और may, might और must, ये हमारे पास क्या है मॉडल्स हैं। अब इनमें तुम देखो कौन कौन से, देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमारे क्या है मॉडल हैं। और सेमी मॉडल हमारे पास कितने हैं 1 2 3, ये 13 ही है हमारे पास। और ये 13 के बारे में थोड़ी सी मैं तुम्हें डेफिनेशन बता चुका हूं ऑलरेडी, अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है भाई, कि ऐसे मॉडल्स जिनमें क्या है हेल्पिंग वर्ब का गुण भी है और मेन वर्ब का गुण भी। मैन वर्ब की तरह यूज टू क्या करता है मैन वर्ब की तरह, आप लोग मैन वर्ब की तरह यूज करते हैं कि नहीं, आई कैन यूज दिस, कैन आई यूज दिस, यहां पर जो सेंटेंस यूज हो रहा है उसमें यूज जो वर्ड है वो किसकी तरीके से यूज हो रहा है, मैन वर्ब की तरीके से यूज कर रहा है। अगर मैं दूसरा 2 सेंटेंस को लिख देता हूं भाई मैं यहां पर, मे आई यूज योर मोबाइल, इस यहां पर देखो यहां पर जो यूज है ना ये किसकी तरीके से यूज हो रहा है मेन वर्ब की तरीके से। और अगर मैंने कहा यूज्ड आई प्ले क्रिकेट, यहां पर जो यूज्ड है ना यहां पर ये यूज्ड किसकी तरीके से यूज हो रहा है, किसके तरीके से यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब की तरीके से। तो क्या है इस वजह से क्या है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का गुण भी है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर रहा है और मेन वर्ब की तरह भी काम कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं सेमी मॉडल ऑक्सिलरी बोल रहे हैं। और मॉडल में क्या है, मॉडल में क्या भाई, तो वहां पर हम लोग किस किस को दर्शाते हैं, मॉडल से क्या दर्शाते हैं यहां पर लिख देता हूं मैं। 2 चीजें हैं हमारे पास मॉडल को दर्शाने के लिए, एक भाई हम अपना क्या दर्शाते हैं मूड, दूसरा हम क्या दर्शाते हैं इमोशन, क्या दर्शाते हैं इमोशन। इमोशन और अपना मूड दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, ये बात ठीक है। अब हम लोगों को क्या देखना है, आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा मैं। शॉर्टकट्स क्या कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं इनके बाद में ये जो 3 कंडीशन है ना वर्ब टू बी, वर्ब टू डू और वर्ब टू है, इनमें कौन कौन सी कंडीशन बनती है, कितनी जगह पर हम लोग एजएमआर का यूज करते हैं, कितनी जगह पर हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं, कितनी कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहां पर हम लोग हैज हैव डू डज इनका यूज कर सकते हैं, तो वो कंडीशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। बढ़े आगे, इसमें ये है नया पेज, ये नया पेज किधर से लेना है, हुँ? ये ठीक, दिस वन। अब देखो पहला देखो, तो पहला देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब में, ऑक्सिलरी वर्ब में पहला देखो ये 3 हमारे पास है ना, अब इन तीनों की कंडीशन देख लो आप। पहला वर्ब टू बी की, मतलब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम थी भाई कि जो वर्ब टू बी है ना, लोगों को लगता है कि जो एजेएमआर है वो क्या है भाई, एजेएमआर जो है ना वो बी के फॉर्म है, जैसे गो वेंट गॉन है ना, गो के 5 फॉर्म है कि नहीं है, गो वेंट गॉन गोइंग गोज, कुछ वैसे ही बी के ही फॉर्म है ये क्या एजेएमआर और वॉज वर्ब। अब देखो यहां पर हमारे जो एजेएमआर हैं और वॉज वर्ब इनकी कंडीशन आप देखो, एजेएमआर और वॉज वर्ब हमेशा कितने केसों में प्रयोग किए जाते हैं, या तो भाई ये हमारे साथ में कहां प्रयोग किए जाएंगे एक्टिव में, कहां प्रयोग किए जाएंगे, दूसरा ये हमारे साथ में क्या प्रयोग किए जाएंगे पैसिव में, टेंस एक ही होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज किए जाते हैं, एजेएमआर प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज किए जाते हैं कि नहीं है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इनके साथ में क्या लगती है मेन वर्ब में आईएनजी लगती है, ऐसा ही है कि नहीं है। और दूसरा क्या है पैसिव में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही यूज किए जाते हैं। अब दोनों के बीच में अंतर मैं अभी बताता हूं तुम्हें, अंतर क्या है देखो, एक्टिव में इनके साथ में क्या होता है एजेएमआर के बाद में क्या होता है वर्ब में हमेशा क्या लगती है आईएनजी, क्या लगती है
आईएनजी। पहचान, ये सेंटेंस डायरेक्ट ट्रिक याद रखना, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें क्या है। जब कभी भी एजेएमआर के पहले यदि क्या हो, सब्जेक्ट हो, क्या हो, सब्जेक्ट हो, सेंटेंस स्टार्ट कैसे हो, सब्जेक्ट। देखो इतने दिनों से आप टेंस पढ़ रहे हो, हम लोग रिलेट करते आ रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, सब्जेक्ट को मैंने किससे रिलेट किया, फादर से, और दूसरा मैं क्या बोल रहा था कि बेटे को मैंने किससे रिलेट किया, ऑब्जेक्ट से। अब सेंटेंस दो तरीके से स्टार्ट हो सकता है, या तो सेंटेंस फादर से स्टार्ट होगा यानी सब्जेक्ट से, या फिर बेटे से। दो ही कंडीशन है। अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब क्या है, एक्टिव, और यदि पैसिव मतलब ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब क्या है, पैसिव। समझ गए ना। अगर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो हमें क्या करना है, एजेएमआर और वॉज वर्ब दोनों ही भाई, इसमें भी यहां पर भी लिख दूंगा एजेएमआर और वॉज वर्ब। अगर वो एक्टिव है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों ही केस में हमें क्या लगाना है, आईएनजी। और यदि किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। क्या समझ में आया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज होता है भाई, ऐसी बात नहीं है। पैसिव के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो हमारे पास में एक ही कंडीशन है कि एजेएमआर के साथ में यदि कभी वर्ब आ रही है, या तो भाई आप क्या लगाएंगे, एजेएमआर के बाद में आपको कभी अगर आगे वर्ब मिल रही है, डायरेक्ट बाद में वर्ब मिल रही है, तो आप किस सेंस में रखेंगे, आईएनजी। और यदि एजेएमआर के बाद में उसके पहले आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है और बाद में वर्ब मिल रही है, तो आप हमेशा किस में रखें उसको, थर्ड फॉर्म में। तो ये दो वर्ब के यूज समझ में आए, कुछ आए ना समझ में। इसके बाद में अगर मैं तुम्हें कहूं तीसरा यूज एजेएमआर का क्या है भाई, हम लोगों ने जब मैं आपको वर्ब बता रहा था, मैं आपको स्टेट वर्ब बता रहा था, स्टेटिव वर्ब बताई थी ना। सेंटेंस हम लोगों ने लिखा था कि राम इज हैप्पी, राम इज हैप्पी। तो भाई तीनों केस होते हैं एजेएमआर के, एजेएमआर और वॉज वर्ब के केवल तीन केस हैं। या तो इनके बाद में वर्ब में आईएनजी आएगी, या इनके बाद में वर्ब में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, या फिर इनके बाद क्या आएगा, स्टेटिव वर्ब की तरह इसको यूज किया जाएगा। इनके बाद में या तो नाउन आएगा, और या फिर क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। समझ गए हो ना। क्या आएगा, एजेएमआर के बाद में या तो वर्ब प्लस आईएनजी, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर क्या आएगा, नाउन और एडजेक्टिव। और आप जानते हो नाउन के केवल दो फॉर्म होते हैं, एक सिंगुलर और एडजेक्टिव का कोई फॉर्म होता है कि नहीं होता, नहीं होता ना। तो नाउन और जब एडजेक्टिव आ रहे हो इनके बाद में, तो उनमें क्या करें, नो चेंज। क्या करें, नो चेंज। समझ गए हो। अब समझ गए हो एजेएमआर के बाद में हमें कौन कौन सी चीजों पर गौर करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर भी फोकस करना है। ये डायरेक्ट ट्रिक है भाई, ये क्या है, डायरेक्ट ट्रिक है एरर डिटेक्शन को करने के लिए। ये ठीक है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, फटाफट देख लो भाई, लिख लो 1 मिनट में, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे ही मिलना जरूरी है। वर्ब टू बी की ये तीनों कंडीशन है, फटाफट लिखना है, बस दो और बताऊंगा फटाफट। समझ गए ना। एजेएमआर और वॉज वर्ब का प्रयोग केवल ये तीन केसेस में किया जाता है, इनके अलावा और कहीं नहीं किया जाता। और ये तीनों केस बनते हैं, अब इनमें ही आ जाती हैं लिंकिंग वर्ब, और इन्हीं में आ जाती है हमारी क्या, मींस लिंकिंग, कॉपुलर, ठीक है ना, लिंकिंग, कॉपुलर और स्टेटिव। स्टेटिव वर्ब को स्टेट वर्ब भी कहते हैं। तो अगर आपको एरर डिटेक्शन एक तरीके से नहीं देखना होता भाई, सेंटेंस का एक तरीका नहीं है पहचानने का, और भी बहुत तरीके हैं। तो कैसे भी आपको वर्ब पकड़ना है कि वर्ब का यूज हमें कहां करना है, समझ गए हो ना। ठीक है, तीन उंगलियों पे देख लें, या तो आईएनजी, या थर्ड फॉर्म, या स्टेटिव कंडीशन में, यानी कि या नाउन या फिर एडजेक्टिव। ठीक है, बढ़े आगे, तो यहां पर लिख देता हूं। अब देखो, डू डज का प्रयोग भाई, इसमें वर्ब टू डू में हमारे पास में क्या है, डू, डज और डिड। आप लोग जानते हैं डू डज का प्रयोग, भाई मैं तुम्हें बता देता हूं, डू डज का प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। कहां कहां पर किया जाता है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, है ना।
प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। इसके अलावा एक और चीज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कहां करते हैं अपन लोग? एक सेंटेंस जिसमें अक्सर चीजें पूछ ली जाती हैं, ये काफी डीप है, बुक में नहीं मिलेगा आपको, रेयरली मिलेगा बुक में। हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, एक बोलते हैं भाई डोंट टॉक, क्या बोलते हैं? डोंट टॉक। ये होता है एक नॉर्मल सेंटेंस जिसमें आपको ऑर्डर दिया जा सकता है, कमांड दी जा सकती है कि बात ना करें, डोंट टॉक। लेकिन जब कभी भी हम किसी भी सेंटेंस में एम्फसाइज करना हो, एम्फसाइज मतलब समझते हो ना, जोर डालना हो, तुम किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाओगे, वहां पर अगर कहीं भी लिखा हुआ है कि जहां पर स्मोक करना मना है, तो वहां पर डोंट स्मोक नहीं लिखेंगे, वो क्या करेंगे, जो डोंट है ना, इसको अलग अलग करके लिखेंगे, डू प्लस नॉट प्लस स्मोक, यानी कि भाई सेंटेंस क्या बनाएंगे, डू नॉट स्मोक। समझ गए ना? मतलब जब किसी चीज पर विशेष फोकस किया जाता है, जोर डाला जाता है, तब हम लोग क्या है, डोंट को अलग कर देते हैं और अलग कर कर क्या लिखते हैं, डू नॉट स्मोक। अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं डोंट टॉक, ये नॉर्मली हो सकता है, लेकिन अगर मैंने बोला कि डू नॉट टॉक, इसका मतलब है कि आपको स्ट्रिक्टली उस चीज को फॉलो करना है, अदरवाइज हो सकता है आपको पनिशमेंट भी मिले। समझ गए? ये कुछ सेंस होता है। तो एक ये रूल है इसका, डू और डज के बारे में, बस यही एक सेंस है। दो सेंस में ही हमारे क्या यूज किए जाते हैं, डू और डज। ठीक है भाई। इसके बाद में थर्ड आप देख लें, थर्ड हमारे पास क्या है, डिड का हमारा केवल पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग किया जाता है। कहां यूज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में, जिसका यूज आपको मालूम है। और हैव के बारे में अगर मैं बोलूं तो हैव के ही तीन फॉर्म है, हैव, हैज और हैड। और इन तीनों की एक खास बात है भाई, ये केवल और केवल कहां, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किए जाते हैं भाई। किसमें यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। क्या हो रहा है यार, किसमें यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज और हैव। और हैड कहां यूज किया जाता है हमारा, पास्ट परफेक्ट में। ये ठीक है। हैव और हैज कहां यूज किया जाता है हमारा, पास्ट परफेक्ट। और इन दोनों ही केसेस में वर्ब के साथ हमें क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म। यानी कि इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हैज, हैव और हैड, इनके बाद में यदि कभी वर्ब आएगी तो वो हमेशा कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म ही होगी। अब दूसरा केस, यदि इनके बाद हैव, हैज और हैड के बाद में थर्ड फॉर्म ना आते हुए अगर कोई क्या लिखा हुआ है, नाउन मिला हुआ है, क्या है तुम्हारे पास में, नाउन आ रहा है, हैव, हैज, हैड, और इनके बाद में यदि कभी नाउन आ रहा है, तो फिर समझ लें वहां पर वो मैन वर्ब की तरीके से यूज किया गया है, और वो क्या बता रहा है, वहां पर पोजीशन बता रहा है। इसके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक है। और कल से हम लोग क्या करेंगे, मॉडल्स पर बात करेंगे, ठीक है। यहां तक हमारी ऑक्सिलरी जो थी ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब खत्म है। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे डीप तरीके से। ये हमारा पूरा फिनिश हुआ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।